हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का सोशल साइंस का एसएसटी सोशल साइंस का हिस्ट्री का अपना जो चैप्टर नंबर 11 है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ पार्ट इस चैप्टर का पढ़ाया था, ठीक है, लाइक फर्स्ट पेज पढ़ाया था इस चैप्टर का। और अब ये सेकंड पार्ट है चैप्टर का, दिस इज द पार्ट 2, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज और आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि क्लियर हो गया है कौन सी क्लास का है, क्या सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें। तो हमारे चैप्टर का नाम देखो, पहले से ही हम इस चैप्टर का लाइक 1 पेज पढ़ चुके हैं और उससे बेसिक इंट्रोडक्शन भी हम ले चुके हैं, तो हमें पता है, ठीक है। द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, ठीक है। तो ये क्या है, क्या होती है नेशनल मूवमेंट, क्या थी नेशनल मूवमेंट और कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो फैली, वो सारी चीजें हमने पिछले पार्ट में पढ़ ली हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ लिया है, मतलब जो डायरेक्ट इस वीडियो को ही देख रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़े थे क्या कि राइज ऑफ नेशनलिज्म की राइज कैसे हुई, उसके कुछ कारण थे, उसके कुछ कारण हमारी बुक में मेंशन है। 6 रीजंस हमारी बुक के अंदर 6 रीजंस उसके मेंशन है। उन 6 रीजंस में से 2 रीजंस यानी कि कारण, 2 क्या कारण थे वो मैं आपको पहले से ही पढ़ा चुकी हूं, जो कि फर्स्ट और सेकंड थे। फर्स्ट और सेकंड ये आपको जो दिख रहे हैं ये थे, डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और ये पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। तो आज हम अपना इसका थर्ड रीजन पढ़ेंगे कि जो नेशनलिज्म है वो कैसे राइज अप हुई, कैसे लोगों के बीच में अपने कंट्री के प्रति प्यार जागरूक हुआ, पैट्रियोटिज्म आई, और प्यार तो कंट्री के लिए था ही लेकिन एक आजादी की इच्छा कैसे आई उन लोगों के मन में, कैसे लोगों को ये समझ आया कि हमें आजाद होना चाहिए, ठीक है। तो उसका तीसरा कारण है स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया पर रूल कर रहे थे तो उनका ये मानना था, ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हम इंडिया में एजुकेशन को लाएंगे, एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। लेकिन वो किस टाइप की एजुकेशन लोगों को देना चाहते थे, वो लोगों को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते थे। मॉडर्न एजुकेशन, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी एजुकेशन, अपनी कंट्री की एजुकेशन और वहीं का एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया में भी लाना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी था, ठीक है। सिर्फ वो चाहते नहीं थे, उन्होंने ऐसा किया भी था। अब जब हम इस स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को आगे पढ़ेंगे, मतलब ये तो मैं सिर्फ अभी आपको बोलकर बता रही हूँ कि अच्छा ऐसा उन्होंने किया फिर ये होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद लाइन टू लाइन तो रीड करेंगे ही, जो बुक का पैराग्राफ है जो मेंशन्ड है। तो जब आप इसको पढ़ोगे आपको एक बात यहाँ पर क्या पता लगेगी कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कुछ था, उन्होंने सोचा तो कुछ था लेकिन हो गया कुछ और ही हो गया, ठीक है। उन्होंने सोचा था कि यदि हम अपनी कंट्री की मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पर लाएंगे इंडिया में तो जो इंडियंस हैं वो हमारे सपोर्टर्स बन जाएंगे, हमारे ब्रिटिश रूल के पक्ष में आ जाएंगे, इसके हित में आ जाएंगे कि यदि हमारे जैसे ही इनके थॉट्स हो जाएंगे, एक जैसे ही सभी के विचार होंगे तो जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स के यानी कि हमारे अगेंस्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनकी जो ये चाल थी, उनकी जो ये थिंकिंग थी, उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। कंडीशंस क्या हुई, बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशंस हुई। वो कहते हैं ना, उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। उन्होंने सोचा कि इंडिया में इस मॉडर्न एजुकेशन को लाकर हम लोगों का दिमाग अपने जैसा कर लेंगे, इंडियंस का दिमाग, उनकी सोच, उनके विचार सब अपने जैसा कर लेंगे। परंतु हुआ ऐसा कि बाहर की जो मॉडर्न एजुकेशन थी, जो मॉडर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए और जब उसको इंडियंस ने समझा, उसको पढ़ा, ठीक है, उस एजुकेशन सिस्टम में जब इंडियंस आए तो क्या हुआ कि इंडियंस जो थे वो अवेयर हुए, वो जागरूक हुए, दे बिकेम अवेयर, ठीक है, वो जागरूक हुए। उन्हें ऐसा लगा कि यदि बाहर की कंट्री में, यदि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके यहाँ ऐसा होता है तो क्यों हमें वो चीज नहीं मिली हुई, क्यों हमें वो हक, वो राइट्स हमें नहीं मिले। यदि उनके पास वो राइट्स हैं तो हमारे पास भी वो राइट्स होने चाहिए। तो जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में ब्रिटिशर्स लाए थे उसने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला इंडियंस पर, ठीक है, और वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट कहीं ना कहीं था क्योंकि लोग उससे जागरूक हुए आजादी के लिए, अपने हकों के लिए, ठीक है। तो ऐसे तो जो मैंने आपको सारा अभी बताया तो यही है इस पैराग्राफ में आगे, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं तो वो सारा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहे हैं, द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्ड इन द राइज ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स। तो जो मॉडर्न एजुकेशन स्प्रेड हुई उसने
नेशनलिस्टिक फीलिंग्स यानी कि राष्ट्रवादी अपने कंट्री के प्रति जो भाव थे, जो नेशनल फीलिंग्स थी, उनको एक राइज दिया यानी कि उनको बढ़ाया, उनको जागरूक किया। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू। अच्छा, अब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत बार एग्जाम में भी आता है, लाइक जैसे जो थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, कि ब्रिटिशर्स ने क्यों एजुकेशन को मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्वेश्चन आता है, तो इसके हमारे बुक में कुछ रीजंस गिवन है। तो जब आप अपने एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आप इस तरीके से एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, जो यहाँ पर इवन मैंने मार्क भी किया हुआ है, यहाँ से लेकर आगे तक की कंटिन्यूड है, ठीक है, या आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, पॉइंटर्स में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे पॉइंट्स पढ़ूंगी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, यूजुअली 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास आ सकता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू प्रिपेयर सम इंडियंस टू वर्क एट लो पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि यदि इंडियंस मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को गेन करेंगे, वो एजुकेटेड होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, उसमें वो काम कर सकेंगे, लेकिन लो पोस्ट्स पर। याद रखना, लो पोस्ट यानी कि छोटे मोटे काम, छोटी पोस्ट होते हैं, हाई पोस्ट होती है, बड़े रैंक होते हैं, लो पोस्ट होती हैं। तो कि ब्रिटिशर्स का मानना था कि यदि हम मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो इंडियंस हैं, कुछ इंडियंस, सम इंडियंस लिखा हुआ है, ठीक है, सम इंडियंस को वो तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में वो लो पोस्ट पर काम कर सकें, ठीक है, लो पोस्ट पर वो काम कर सकें। अब यहां पर बात आती है कि क्या इंडियंस एजुकेटेड नहीं थे? तो देखो, इंडियंस एजुकेटेड रहे हैं शुरू से ही, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उस टाइम पर सभी इंडियंस एजुकेटेड थे, ठीक है। इलिटरेसी तो आज के टाइम पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, आज के टाइम पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उस टाइम पर भी थी, उस टाइम पर मतलब बहुत से विद्वान थे, बहुत से हमारे, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री भी देखोगे, हमारे पास बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस इंडिया के रहे हैं, ठीक है, लेकिन सभी, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी इंडियंस पढ़े लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट रीजन हो गया कि वो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया के जो कुछ लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर लो पोस्ट पर काम कर सकें। ब्रिटिश ऑल्सो बिलीव दैट इफ इंडियंस वर एक्सपोज्ड टू वेस्टर्न थॉट्स एंड आइडियाज, दे वुड बिकम सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का ये मानना था, वो ऐसा मानते थे कि यदि हम इंडियंस को वेस्टर्न थॉट्स में एक्सपोज कर दें, एक्सपोज करने का मतलब है लेफ्ट विद, यानी कि यदि हम इंडियंस को जो है ब्रिटिश जो थॉट्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, वेस्टर्न थॉट्स हैं, उस थिंकिंग में यदि हम इंडियंस को डाल दें, तो वो इंडियंस उनके सपोर्टर्स बन जाएंगे ब्रिटिश रूल के। ब्रिटिशर्स ऐसा मानते थे कि इंडियंस जो है हमारे जैसे ही सोच रखने लगेंगे, यदि ये वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे तो हमारे जैसी सोच हो जाएगी इनकी, तो ये हमारे सपोर्टर बन जाएंगे, ठीक है। द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दैट सिंस एजुकेटेड इंडियंस वुड बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एम्प्लॉयमेंट, दे वुड ऑलवेज रिमेन लॉयल टू देम। तो ऐसा वो इसलिए मानते थे क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर ब्रिटिशर्स की थी, ब्रिटिश रूल था, तो यदि लोग पढ़ लिख लेंगे तो पढ़ लिख कर लोग हाई लेवल की जॉब्स मांगेंगे, क्योंकि देखो रोजगार तो सबको चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तो सभी को चाहिए, फिर चाहे कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सभी को चाहिए है। तो उनका मानना था कि यदि इंडियंस पढ़ लेंगे तो रोजगार के लिए पढ़ लिख कर वो हमसे ही जॉब मांगेंगे, और यदि वो हमारी दी हुई जॉब हमसे लेंगे, ठीक है, और या हम उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा कि उनके ऊपर हमारा एक आभार रहेगा, ठीक है, तो वो हमेशा हमारे वफादार रहेंगे, हमारे लॉयल रहेंगे। वो इंडियंस कभी भी जो हमारी दी हुई जॉब कर रहे हैं, उस पर एम्प्लॉयड हैं, कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं होंगे, ऐसा ब्रिटिशर्स का मानना था। दीज वर, इनको आप सिर्फ क्या कह सकते हो, एक्सपेक्टेशंस कह सकते हो। This was the expectation, but the reality was different. उनकी इन उम्मीदों पर पानी फिर गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनके मॉडर्न एजुकेशन लाने की वजह से इंडियंस और ज्यादा जागरूक हुए, और ज्यादा अवेयर हुए, और नेशनलिज्म उनके बीच ज्यादा से ज्यादा फैल गई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ गई थी। Things, however, did not turn out as the British had expected, जो चीज मैंने अभी बोली, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ एक्सपोजर इज संपर्क में, यानी कि जब वो वेस्टर्न आइडियाज के संपर्क में आए तो दिस मेड पीपल मोर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। तो लोग अपने राइट्स के, अपने जो अधिकार थे उनके बारे में वो ज्यादा कॉन्शियस हो गए, ज्यादा जागरूक हो गए, ज्यादा अवेयर हो गए, ठीक है। तो जब वो वेस्टर्न आइडियाज के एक्सपोजर में आए, यानी कि उनके संपर्क में आए, जब वेस्टर्न आइडियाज उनके बीच में फैलने लगे, दे वर इम्प्रेस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अब देखो, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुई थी, ठीक है, ये जो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस हुई थी, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई थी, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ोगे, हिस्ट्री में ही पढ़ोगे, ठीक है, 10th में भी पढ़ोगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में।
अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर बताना चाहूँ, जैसे ये आपके टॉपिक का नहीं है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट क्योंकि बुक में मेंशन है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या आपने कंट्री सुनी है? फ्रांस सुना होगा, ठीक है, फ्रांस एक कंट्री है, दिस इज सी, ओके। तो फ्रांस एक कंट्री है। तो ऐसा है कि फ्रांस के अंदर ना एक मोनार्क का रूल था, एक मोनार्क का रूल था, यानी कि मोनार्क यानी कि एक मोनार्क का एक किंग का रूल था, ठीक है। उसका एक हिंदी में उसको एक वर्ड होता है मोनार्क के लिए, ठीक है। डिक्टेटरशिप थी वहां पर, मुझे अभी वो एकदम से माइंड से स्किप हो गया, बट ओके, इफ आई रिमेंबर दैट आई टेल इट टू इन द वीडियो। तो फ्रांस में एक मोनार्क का राज था, मोनार्की थी वहां पर, यानी कि सिर्फ एक ही राज्य का रूल था हमेशा, ठीक है। कोई वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं थी, गवर्नमेंट थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सारा एक राज्य के अंडर ही था। तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों को फ्रीडम चाहिए थी, तो इस मोनार्की से वो फ्रीडम उन्होंने पाई, वो फ्री हो गई, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, फ्रांस में एक राज्य का रूल खत्म करके एक डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने तक का जो उनका सफर था, जो उसके लिए रेवोल्यूशंस जो उन्होंने की थी, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसी को हमने नाम दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है, क्लियर। मतलब वैसे इतना ज्यादा आपको समझने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, बट क्योंकि बुक में थोड़ा सा मेंशन्ड है तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ इस वजह से। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस में एक राज्य का रूल था, लेकिन उनको फ्रीडम चाहिए थी, आजादी चाहिए थी, तो फ्रेंच में जो आजादी आई कैसे आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई, ठीक है, बस आप इतना याद रख सकते हो। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के और जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के जो आइडियाज थे, किस चीज के आइडियाज थे, कौन से आइडियाज प्रमोट किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशंस ने? आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम यानी कि आजादी और इक्वालिटी यानी कि एकता, इनके आइडियाज जो थे पॉपुलराइज किए गए थे, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलर किए गए थे फ्रेंच की रेवोल्यूशन से, अमेरिकन रेवोल्यूशन से। तो ये जो थे मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के थ्रू इंडिया के लोगों ने पढ़े और वो इंप्रेस हुए, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए इन आइडियाज से, इन रेवोल्यूशन से, कि उन कंट्रीज ने, जैसे फ्रांस का एग्जांपल है, कि वहां पर लोगों ने फ्रीडम पाई, इक्वालिटी पाई, अपने जो आजादी थी उसे पाया, तो हमें भी कुछ करना चाहिए आजादी पाने के लिए। लोग उससे मोटिवेशन लेने लगे, इंस्पिरेशन लेने लगे, उसके आइडियाज से इंप्रेस हुए। दे बिगैन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। क्रिटिसाइज का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ क्रिटिसाइज इज निंदा करना, ठीक है। अब दे यहाँ पर किसके लिए डिनोट किया गया है, दे यहाँ इंडियंस के लिए डिनोट किया गया है, ठीक है। दे बिगैन टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर सप्रेसिंग दीज आइडियाज इन इंडिया एंड denying बेसिक ह्यूमन राइट्स टू इंडियंस। अब जो इंडियंस थे, जब उन्हें पता लगा कि बाहर की कंट्रीज में इक्वालिटी फ्रीडम है, लोगों ने उसे हासिल किया है, तो वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी इस बात पर निंदा करने लगी, यानी कि उसके बारे में बुरा भला बोलने लगी कि किस तरीके से इन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी नाम के जो ये आइडियाज हैं, ये जो शब्द हैं, इनको इंडिया में सप्रेस कर रखा है। सप्रेस यानी कि दबा रखा है, ठीक है, इन आइडियाज को यहां दबा रखा है, यानी कि इतना ज्यादा ये अपना रूल कर रही हैं कि फ्रीडम नहीं दे रहे इंडियंस को, कोई इक्वालिटी नहीं दी जा रही इंडियंस को। तो वो उस चीज के लिए उसको बुरा भला बोलने लगे, इंडियंस बुरा भला बोलने लगे गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि ये देख लो इन्होंने किस लेवल तक, किस हद तक इंडिया के अंदर फ्रीडम और इक्वालिटी के जो आइडियाज हैं इनको सप्रेस यानी कि इनको दबाकर रखा हुआ है, एंड डेनाइंग बेसिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हक हैं आजादी के, इक्वालिटी के, हर एक ह्यूमन बीइंग के, वो इन्होंने इंडियंस को नहीं दे रखे, ठीक है। डिनाई करना यानी कि उस बात का खंडन करना, उस बात के अगेंस्ट होना, ठीक है। तो इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया। द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एक्टेड एज द यूनिफाइंग फैक्टर। अब देखो, जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी, कौन सी लैंग्वेज यूज करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करती थी। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन लाया इंडिया में और इंग्लिश लैंग्वेज वहां पर यूज होती थी। अब अगर आपको पता हो, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। इंडिया में बहुत से धर्मों के, बहुत से कल्चर्स के, बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है। आप हर एक स्टेट में या हर एक रीजन में भी जाओगे, सभी का कल्चर अलग है, सभी की क्यूजीन, सभी की कॉस्ट्यूम, सभी के जो कस्टम्स हैं, जो विश्वास हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, ठीक है, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो सभी के अलग हैं। हरियाणा में अलग भाषा बोली जाती है, पंजाब में अलग भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में अलग भाषा बोली जाएगी, असम में अलग भाषा बोली जाती है, ठीक है। इस तरीके से गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो मतलब अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इंडियन के जो लोग हैं उन्हें एक दूसरे की भाषाएं नहीं समझ आती थी, पर जब इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने पढ़ी, यानी कि जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने गेन करी, तो उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी आई, लिखनी आई, समझनी आई, बोलनी आई। तो इंग्लिश लैंग्वेज फिर जब उन्हें आने लगी, तो क्या हुआ कि अब लोग जो थे अलग अलग पार्ट्स के, वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, बट अब वो एक दूसरे से एक कॉमन मीडियम के थ्रू बात कर सकते थे, एंड दैट कॉमन मीडियम वाज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। कि पहले वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, क्योंकि हर रीजन की अलग लैंग्वेज है, अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्लियर है। बट अब जब उन्हें इंग्लिश आने लगी, तो सभी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक कॉमन यूनिफाइंग फैक्टर बन गई। यूनिफाइंग फैक्टर क्या होता है, एकता को लाने वाला कारण। यूनिफाइंग यानी कि एकता लाना, फैक्टर यानी कि कारण। तो एकता लाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक उनका फैक्टर बन गई, ठीक है। एजुकेटेड इंडियंस एक्वायर्ड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्टिक लुक। जो एजुकेटेड इंडियंस थे, ठीक है, जिन इंडियंस को एजुकेशन थी, नॉलेज थी, तो उन्होंने फ्रीडम
सॉरी डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्टिक आउटलुक को एक्वायर किया, यानी कि प्राप्त किया। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को और डेमोक्रेटिक राइट्स, डेमोक्रेसी की नीड को वो समझने लगे। ठीक है, ये उनके कौन एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, तो आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर है। हम पढ़ चुके हैं स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, आपका जो सेकंड पेज है वहां पर सबसे टॉप पर ही एक पिक्चर है। ये एक पिक्चर है लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन की एक पिक्चर है, दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो आगे जब आप पढ़ोगे ना, आगे के जो फैक्टर्स हैं जब आप पढ़ोगे वहां पर इनकी बात की जाती है। लॉर्ड लिटन ये एक वाइसरॉय थे, ठीक है, इंडिया के ब्रिटिशर हैं ये, उनके एक जनरल थे वाइसरॉय, लॉर्ड लिटन इनका नाम है। ठीक है, और ये उनकी पिक्चर दी हुई है, तो जब इनके बारे में आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड रीजन पढ़ चुके हैं, दैट वाज स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। चौथा कारण क्या था जिसने इंडिया में नेशनलिज्म को राइज दिया? दैट इज रोल ऑफ द प्रेस। रोल ऑफ द प्रेस। अब देखो प्रेस, यहां पर पहले तो मैं आपको बता देती हूँ प्रेस का यहाँ मतलब क्या है। देखो प्रेस क्या होता है? दबाना किसी चीज को। मैंने बोला मैंने प्रेस किया, यानी कि हमने उसको दबा दिया। एक होता है प्रेस, जो हम कहते हैं ना मम्मी ने कपड़ों को प्रेस कर दिया। ठीक है, वैसे वो उसको आयरन कहते हैं। ठीक है, बट हम आम भाषा में प्रेस कह देते हैं, लेकिन ये वो वाली प्रेस नहीं है। ठीक है, ये प्रेस कौन सी है बेटा? न्यूज सुनी है आपने? क्या आपने न्यूज सुनी है? क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है कभी? ये वो वाला प्रेस है। तो न्यूज का, न्यूज़पेपर्स का, इन सब चीजों का प्रेस वाले आ गए, मीडिया वाले, मीडिया भी कहा जाता है कि मीडिया वाले हैं ये। ठीक है, ये सब, ये इसका, इस प्रेस का यहाँ पर ये मतलब बन रहा है। ठीक है, क्लियर है बात? तो प्रेस का क्या रोल रहा? देखो आज के टाइम पर भी अगर आप देखोगे, न्यूज एक क्या है? कम्युनिकेशन का एक कॉमन मीडियम है। ठीक है, न्यूज़पेपर है, न्यूज चलती है टीवी पर, तो क्या है कि हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? पढ़ रहे, सॉरी, हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो उस टाइम पर भी प्रेस का क्या रोल था? इंडियन प्रेस जो थी उसने एक एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करने में। ये लाइन पढ़ रही हूं मैं, ये वाली जो लाइन है। ठीक है, दिस वन पार्ट। ठीक है, एक्सट्रीमली यानी कि अत्यंत, यानी कि वेरी वेरी मच। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडियन प्रेस का नेशनल कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस के ये स्पेलिंग यहाँ मिस्टेकन है, आई एम सॉरी फॉर दैट, 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेकन है अवेयरनेस के। ये आर के बाद यहाँ ई भी आएगा, ई भी आएगा, AWARENESS, तो मैं इसको कट कर देती हूँ एक बार। ठीक है, बिकॉज दिस इज मिस्टेकन, और ये रब नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली पेज पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो आपकी इस पेज की फर्स्ट रो है ना, इसके अंदर ये आपको ये दिख रहा है एक बॉक्स। ठीक है, ये पीडीएफ में व्हाइट कलर का आया हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अपनी बुक में देखो तो येलो कलर का है। ठीक है, येलो से कलर का एक बॉक्स है। ये इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, जो ये पैराग्राफ में पढ़ रही थी ये इसका पार्ट नहीं है, अलग से एक बॉक्स है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। वो पीडीएफ में इसका कलर व्हाइट आ रहा है पेज के जैसा ही, बट इट्स लाइक येलो सा कलर है। तो इसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले जो टॉपिक है रोल ऑफ द प्रेस वो पढ़ा रही हूँ, उसके बाद इसको भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, आपकी बुक में येलो सा कलर है इसका, येलोइश कलर इज देयर, दिस वन पार्ट। ठीक है, बुक में अगर आप देखोगे तो ये एक येलो बॉक्स है, वो पीडीएफ में थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट अब देखो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट रो में आ चुके हैं हम। The newspapers of the period highlighted the anti-Indian policies of the British government and asked the people to unite and work for a common cause. अब जो न्यूज़पेपर्स थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज हमेशा ही बनाती रहती थी, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। एंटी इंडियन यानी कि अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडियन का मतलब है अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के विरुद्ध जो पॉलिसीज थी कि इंडियंस कभी भी एकजुट ना हो सके। ठीक है, कभी भी इंडियंस हमारे खिलाफ ना हो, इस चीज में सक्सीड करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो अक्सर कुछ ना कुछ करते रहते थे, पॉलिसीज बनाई जाती थी, इंडियंस को क्रिटिसाइज किया जाता था, लाठी चार्ज भी किए गए हैं, लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड। ठीक है, तो जो उस टाइम के ऑफ द पीरियड का मतलब है कि उस समय के जो न्यूज़पेपर्स थे वो किस चीज को हाईलाइट करते थे, अपनी न्यूज़पेपर की जो मेन हेडलाइंस होती थी न्यूज़पेपर्स की, न्यूज़पेपर्स की, इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स थे उनकी मेन हेडलाइंस क्या होती थी? वो एंटी इंडियन पॉलिसीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया गया कि ये इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं आपको अलग करना चाहते हैं, आप इंडियंस को ही एक दूसरे के खिलाफ बनाना चाहते हैं। ये उनकी मेन क्या होती थी? हाइलाइट्स होती थी न्यूज़पेपर की। और जो न्यूज़पेपर वाले थे वो लोगों को ये कहते थे कि आपको यूनाइट होना है, आपको एकजुट होना है और एक कॉमन कॉज के लिए काम करना है, कि आपने जो इन एंटी इंडियन पॉलिसीज हैं, जो ये ब्रिटिशर्स की चालें हैं, इनके बीच आपने नहीं फंसना, इनके जाल में आपने नहीं फंसना। ठीक है, मतलब इस आम भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस टाइप का कुछ मेंशन नहीं होता था कि जाल में नहीं फंसना, बातों में नहीं आना। ठीक है, ये रोजमर्रा के वर्ड्स में जैसे आपके लिए यूज कर रही हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप यूनाइट हो, एकजुट होना है और एक कारण के लिए ही आपको काम करना है। और वो कॉमन कॉज क्या था? दैट कॉमन कॉज वाज टू गेट द फ्रीडम, टू गेट द इंडिपेंडेंस, आजादी पाना, वो ही उनका कॉमन कॉज था। तो यानी कि जो फीलिंग ना इंडियंस में डेवलप हो रही थी, तो उसको और ज्यादा
मजबूत करते थे जो ये न्यूज़पेपर्स थे, जो इंडिया का जो प्रेस था वो, ठीक है, मतलब उनके अंदर फीलिंग्स आई, उसको और ज्यादा मजबूत करते थे कि आपको इंडिया ब्रिटिशर्स का कुछ भी वो कर लें, आपको अपने जो दृढ़ निश्चय है फ्रीडम को लाने का, फ्रीडम को गेन करने का, उससे आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है और आपको एक ही कारण के लिए काम करना है, एक साथ मिलकर। और वो कारण क्या है? फ्रीडम को गेन करना। बोथ द इंग्लिश एंड द वर्नैक्युलर प्रेस बिकेम अ मीडियम टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनल बॉन्डिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है वर्नैक्युलर। वर्नैक्युलर, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब वहां पर इंडिया के जो न्यूज़पेपर्स थे वो दो तरीके के छपते थे। इंग्लिश के न्यूज़पेपर भी छपने लगे क्योंकि वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन आ गई, लोगों को इंग्लिश समझ आने लगी, लोग इंग्लिश को और ज्यादा पढ़ने लगे। हमने अभी पीछे पढ़ा है ना कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज उनकी एक कॉमन मीडियम बनी, ठीक है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी थे प्लस वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स भी थे। अब इस वर्नैक्युलर वर्ड का मतलब होता है मातृभाषा। मातृभाषा ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा नीचे, ये रहा, ठीक है। वर्नैक्युलर का मतलब होता है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा, दिस वन इज नॉट देयर। मातृभाषा, कौमी, राष्ट्रीय, ठीक है, मातृभाषा, वर्नैक्युलर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आज के टाइम पर भी है, उस टाइम पर भी थी जब ब्रिटिशर्स का रूल था। तो हर रीजन के अपने अपने लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स आप देख सकते हो, आज के टाइम में भी आते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं, हिंदी के, गुजराती के न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, ठीक है, पंजाबी न्यूज़पेपर्स भी बनते हैं। तो उस वर्नैक्युलर यानी कि मातृभाषा, तो न्यूज़पेपर्स इंग्लिश और वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस यानी कि जो लोगों की आम भाषा थी, उनकी जो मातृभाषा थी प्लस जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, दोनों लैंग्वेजेस में ही न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते थे। और ये एक मीडियम बने यानी कि एक तरीका बने लोगों पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने का। मोबिलाइज करने का मतलब होता है एकत्र करने का, यानी कि इकट्ठा करने का, कि लोगों का जो ओपिनियन था फ्रीडम के लिए, ठीक है ना, एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, उसको एकत्रित करके, इकट्ठा करके न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किया जाता था और उसे दूर दूर तक फैलाया जाता था एंड क्रिएट अ फीलिंग ऑफ नेशनल बॉन्डिंग। अब लोगों के ओपिनियंस शेयर हो रही हैं न्यूज़पेपर में, आपने कुछ भी छाप दिया, उस न्यूज़पेपर को कोई भी पढ़ सकता है। मास कम्युनिकेशन का एक पार्ट, एक एग्जांपल है न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना, बड़े लेवल पर। तो अगर उसमें न्यूज़पेपर में कुछ छपा है तो वो दूर दूर तक स्प्रेड होगा, ठीक है ना। तो लोगों की जो फीलिंग्स है, नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ गई और क्रिएट हो गई। गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म बाय बैनिंग न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। दीज अटेम्प्ट्स हाउएवर फेल्ड। गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो यहां पर किसकी बात की जा रही है? जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सप्रेस करने की कोशिश की ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म की, इंडियंस के बीच में नेशनलिज्म की और पेट्रियोटिज्म की। नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, पेट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम, अपने देश के प्रेम का जो फीलिंग थी वो उनके अंदर ग्रो कर रही थी। तो उसको, उस ग्रोइंग फीलिंग को वो वहीं दबा देना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स वहीं दबा देना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके लिए। अब उन्होंने क्या देखा कि न्यूज़पेपर्स और जो प्रेस है ना वो एक अच्छा मीडियम बन रही है, इसकी वजह से उनके बीच में, लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में ज्यादा नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने न्यूज़पेपर्स और बुक्स को ही बैन कर दिया। उन्होंने न्यूज़पेपर्स और बुक्स को बैन कर दिया। बहुत से न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर्स थे उन्हें देश निकाला दे दिया गया। दे वर सेंट टू एग्जाइल, ठीक है, दे वर सेंट टू एग्जाइल, उन्हें देश निकाला दे दिया गया। दिस इज आई नॉट ई, दिस इज आई, एग्जाइल, देश निकाला उन्हें दे दिया गया। उन्हें जो किनको बहुत ऐसे उनको न्यूज़पेपर के जो पब्लिशर्स थे, ठीक है, उन्हें देश निकाला दे दिया गया था और न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया, ठीक है, ये सारी चीजें, बुक्स को बैन कर दिया गया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हम इन्हें बैन कर देंगे तो लोगों तक ये नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके ये जो तरीके थे ये भी फेल हो गए, उनके इन तरीकों का भी कोई असर नहीं पड़ा। इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग जागती रही। वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स, अब न्यूज़पेपर्स के अलावा, प्रेस के रोल के अलावा जो बहुत सारे उस टाइम पर स्कॉलर्स थे उनका भी बहुत एक बड़ा रोल रहा है। सो आई वाज टेलिंग यू कि बहुत सारे स्कॉलर्स भी रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरीज हैं इंडिया में जो कि राइटर्स भी थे, ठीक है। तो वर्क्स ऑफ स्कॉलर्स, स्कॉलर्स क्या होते हैं? विद्वान, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है विद्वानों, ठीक है। जो स्कॉलर्स थे उनके वर्क्स क्या होंगे? उनकी जो लिखतें थी, जो राइटिंग्स थी, ठीक है, एंड राइटर्स लाइक। तो अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, 3-4 एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आप याद कर सकते हो क्योंकि इसमें 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सबके नाम हो सकते हैं आपने पहले सुने भी हो, बिकॉज देखो इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया को फ्रीडम दिलवाने में। सो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्या भारती, भरतेंदु हरीश चंद्र एंड अदर्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बंगाली राइटर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया है। सुब्रमण्या भारती जो कि एक पोइट हैं, भारतेंदु हरीश चंद्र, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइटर्स हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी बहुत सारे रही हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू जो थी वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट इन अराउजिंग नेशनल कॉन्शियसनेस। अराउजिंग यानी कि जगाना, अराइज, अवेकन अप समथिंग। तो नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने में वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इनकी जो लिखतें थी, जो इनका काम था, काम यानी कि जो इनकी लिखते हैं, राइटिंग्स हैं, इनके आर्टिकल्स, वट एवर दे रॉट, पॉइंट्स, तो उन्होंने एक नेशनलिस्टिक फीलिंग जगाई लोगों के बीच में। हम इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे जब स्कूल में मनाते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ पोइम्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ स्पीचेस देते हैं, कुछ सॉन्ग्स हम their nationalist literature in the form of fiction,
एसेज एंड पेट्रियोटिक पोइट्री डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द मासेस देयर, यानी कि ये जो स्कॉलर्स और राइटर्स के ऊपर बात की गई है, इनकी जो नेशनलिस्ट लिटरेचर थी, नेशनलिस्ट मतलब साहित्य, हम ठीक है हम पढ़ते हैं लिटरेचर पढ़ रहे हैं, यानी कि साहित्यिक जो इनके इनका वर्क था, और नेशनलिस्ट साथ में क्यों ऐड कर दिया गया है यहाँ पर, नेशनलिस्ट एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है कि उनकी रचनाएं जो थी, उनका जो साहित्य उन्होंने रचा वो नेशनलिस्ट था, नेशनलिज्म की फीलिंग्स उसमें थी इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन। अब वो किस किस तरीकों में क्या क्या उन्होंने बनाया, फिक्शन था। फिक्शन क्या होता है, द मीनिंग ऑफ फिक्शन इज कल्पना, ठीक है, हम कहते हैं ना फिक्शन स्टोरीज पढ़ रही हैं, तो दैट इज दिस। और एसेज उन्होंने बनाए लिखे, सॉरी पैट्रियोटिक पोइट्री, ठीक है, पोएम्स उन्होंने लिखी, पोएम्स उन्होंने बनाई, तो ये उनके काम थे स्कॉलर्स के, राइटर्स के, जिन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया मासेस में, मासेस यानी कि जनता, जो इंडिया की जनता थी उसके बीच में सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप किया, प्लस नेशनलिज्म की फीलिंग को तो राइज दिया ही दिया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर है कि किस तरीके से जो प्रेस का रोल रहा उसने क्या इफेक्ट डाला। अब देखो ये जो इससे पहले हम रीजंस पढ़कर आए हैं, स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, रोल ऑफ द प्रेस, ठीक है, और डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो चीजें हुई ये एकदम से नहीं हुई थी, ठीक है, होते होते प्रेस ने अपना रोल दिखाया, स्कॉलर्स के, राइटर्स के जो राइटिंग्स थी, उनका जो वर्क था, नेशनलिस्ट लिटरेचर था, वो लोगों तक फैला, ठीक है, और उनके बीच में जागरूकता आई, लेकिन ये सब आया स्लो पेस पर, ठीक है। लेकिन कुछ इमीडिएट फैक्टर्स भी हुए, कुछ इमीडिएट फैक्टर्स भी हुए, यानी कि कुछ ऐसे कारण भी हो गए जिन्होंने एकदम से ही लोगों को एजिटेट कर दिया, लोगों को नाराज कर दिया, और एकदम से ही उन्हें नेशनलिज्म की फीलिंग में बढ़ावा आया, ठीक है। एकदम से भी कुछ चीजें हुई थी, तो अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाय द 1870s का जो टाइम था, द स्पिरिट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, the spirit of national identity had taken deep roots in the minds of the people। 1870s तक जो स्पिरिट थी, देखो स्पिरिट का मतलब यहाँ पर है भावना, स्पिरिट का मतलब है यहाँ पर भावना, मीनिंग ऑफ स्पिरिट हियर इज भावना। जो फीलिंग थी, जो स्पिरिट थी नेशनल आइडेंटिटी की, नेशनल आइडेंटिटी, लोग चाहते थे हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी हो, एक फ्रीडम हमें मिले, एक हमारी पहचान हो हम राष्ट्र की, कि हम एक आजाद राष्ट्र है। तो वो जो उनकी नेशनल आइडेंटिटी थी, उसने क्या कर लिया था, लोगों के दिमाग में गहरी जड़ें बना ली थी। हम कहते हैं ना पेड़, देखो आपने देखोगे बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, बड़े पुराने पुराने पेड़ होते हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, डीप इनसाइड द सॉइल तक फैली होती हैं। तो यहाँ पर डीप रूट्स सिंबलाइज कर रहा है, जैसे कि बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनकी रूट्स गहरी होती हैं, इसी तरीके से जो नेशनल फीलिंग्स थी वो भी लोगों के दिमाग में उसने गहरी गहरी जड़ें बना ली थी अपनी, यानी कि वो लोगों के दिमाग में बस चुकी थी वो चीज। अब आ गई लॉर्ड लिटन की बात, मैंने आपको वहां पर जब पिक्चर दिखाई थी तो उस टाइम पर बताया था लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन जो थे, ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ वाइस रॉय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन एक वाइस रॉय थे। वाइस रॉय क्या होता है, द मीनिंग ऑफ वाइस रॉय इज की एक रूलर, मतलब कि एक क्या कहते हैं उसको, वाइस रॉय मीनिंग आई वाज टेलिंग यू, तो उनका एक जनरल, ठीक है, वाइस रॉय यानी कि जो ब्रिटिश रूल था उनका फर्दर एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक जनरल था, दैट वाज द वाइस रॉय। और कौन से वाइस रॉय की बात की गई है, ठीक है, कौन से वाइस रॉय की बात की गई है, लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड लिटन की बात की गई है, तो वो एक वाइस रॉय थे, ठीक है, उनकी बात यहाँ करी जा रही है। इंटेंसिफाइड द पॉलिसीज ऑफ, जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज थी, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि बहुत सारी पॉलिसीज वो ब्रिटिशर्स इंडिया के अगेंस्ट बनाते रहते थे, तो जो लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज थी उसने क्या किया, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो डिसकंटेंट था उसको इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई करने का मतलब होता है तीव्र कर देना, बढ़ा देना, किसी चीज को बढ़ावा देना, किसी चीज को और ज्यादा शार्प और क्विक कर देना। इंटेंसिफाई कर देना, क्विक कर देना, शार्प कर देना, मतलब और ज्यादा उस चीज को स्प्रेड कर देना, ठीक है, और ज्यादा उसको क्विक कर देना। तो जल्दी ही क्या था, जो पॉलिसीज थी उन्होंने इफेक्ट करा, किसकी पॉलिसीज, लॉर्ड लिटन की जो पॉलिसीज थी उन्होंने इफेक्ट करा, ठीक है। डिसकंटेंट हम पहले भी पढ़ के आए, डिसकंटेंट क्या होता है, नाराजगी, ठीक है, तो उसकी पॉलिसीज ने इन लोगों के बीच में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नाराजगी क्रिएट करी। ही रिमूव्ड, अब क्या करा था उसने ऐसा करा ही क्या था, ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड्स, ही रिमूव्ड इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड्स उसने। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड्स है, मैं आपको उनका मतलब समझा देती हूँ, दो वर्ड्स का क्या मतलब होता है, मतलब कौन से वर्ड्स मैं बताती हूँ आपको, आपने पहले भी सुने होंगे, बिकॉज जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो ये वर्ड्स कॉमनली यूज किए जाते हैं, बट आई एम टेलिंग यू हियर। एक वर्ड है इंपोर्ट और एक वर्ड है एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इनके मतलब क्या होते हैं। इंपोर्ट का मतलब है जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ सामान भेज रहे हैं, टू दी अनदर कंट्री, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया से मैंने नहीं, ठीक है, मतलब जैसे इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ने किसी दूसरी कंट्री को कोई सामान सेल करा,
ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इंडिया ने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने सुना हो, कहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट तो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है, आपने कभी सुना हो कि बाहर से एक्सपोर्ट कराया गया है, तो एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, जब इसका उल्टा हो जाए। ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं एक दूसरे के, कि हमने किसी और कंट्री से कुछ प्रोडक्ट मंगाया, वो जब हमारी कंट्री में आएगा तो हम उसको बोलेंगे एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। किसी और कंट्री से जब किसी दूसरी कंट्री में जाएगा तो जिस कंट्री में वो रीच करेगा हम क्या कहेंगे कि वो एक्सपोर्ट किया गया है। पर अगर हम किसी और कंट्री को कुछ भेज रहे हैं तो वो होगा इंपोर्ट करा हुआ। तो अब अगर हम यहाँ कुछ भेजेंगे, कुछ एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो उस पर कुछ पैसे लगेंगे, उस पर कुछ टैक्स लगेगा। तो इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है, इंपोर्ट करने पर जब हम कुछ सामान भेजते हैं तो हम क्या कहते हैं, उस पर कुछ टैक्स लगेगा, उस पर कुछ टैक्स लगेगा जिसको इंपोर्ट ड्यूटीज बोला जाता है। उस टैक्स को इंपोर्ट ड्यूटीज बोला जाता है। कस्टम ड्यूटीज भी कई बार आप बुक में रीड करते हो, ये कोई ड्यूटी नहीं है। इसका क्या मतलब है, इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब है टैक्स कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट्स। इसका मतलब है टैक्स, TAX, टैक्स कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ इंपोर्ट करने पर, सामान को इंपोर्ट करने पर जो टैक्स कलेक्ट किया गया वही क्या है, टैक्स ड्यूटीज। दिस इज D, टैक्स ड्यूटीज, उसी को बोला जाएगा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, तो जो ये था लॉर्ड लिटन था, इसने क्या कर दिया, ब्रिटिश गुड्स पर टैक्स रिमूव कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटीज रिमूव कर दी। ठीक है, कि ब्रिटिश गुड्स की इंपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, विच रियून्ड द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, वो रियून हो गई। ठीक है, ही मेड इंडिया पे फॉर द वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान। जो ही था, ही यहाँ इसके लिए डिनोट किया जा रहा है, लॉर्ड लिटन, वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने क्या करा था, जो वॉर उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ी थी, वॉर उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो लड़ी थी, अफगानिस्तान इज अ कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो नुकसान था, उसकी जो पैसे की भरपाई थी, वो उसने इंडिया से ही करवाई थी। ठीक है, मतलब उसने इंडिया का यूज किया। इन 1877 में व्हेन इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम अ फेमीन, 1877 में एक फेमीन हुआ था। फेमीन का मतलब होता है अकाल पड़ जाना, भूखमरी होना। ठीक है, भूखमरी होना, फेमीन शॉर्टेज ऑफ फूड आप इसको कह सकते हो, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, भूखमरी। ठीक है, भूखमरी हुई 1877 में, क्योंकि देखो नेचुरल डिजास्टर है, फेमीन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, फेमीन हो गया इंडिया में 1877 में, इंडिया फेमीन से, भूखमरी से लड़ रहा था, सफर कर रहा था। ठीक है, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में एक लैविश इंपीरियल दरबार जो था ऑर्गेनाइज किया था। इंडिया भूखमरी से मर रहा था, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंस लैविश दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली। ठीक है, और इंडियंस को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, नो रिलीफ वाज प्रोवाइडेड। ठीक है, लैविश का क्या मतलब होता है, एक्स्ट्रावेगेंस, इसको लैविश को आप लग्जूरियस कह सकते हो। ठीक है, मतलब जिस पर बहुत सारे पैसे खर्चे गए हों, दैट इज लैविश, दैट इज सेड टू बी अ लैविश थिंग। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ आ गया हो। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज वेस्टेड ऑन इट, और जो ये जो इंपीरियल दरबार था, इस पर बहुत सारा पैसा वेस्ट किया गया था, और वही पैसा फेमीन से लोगों को बचाने के लिए भी यूज किया जा सकता था, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। इस इंपीरियल दरबार को सेट करने में, इसको हेल्ड कराने में, दिल्ली के अंदर, कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, 1877 में। ठीक है, बहुत सारा मनी इस पर वेस्ट किया गया था। तो ये सब क्या था, लॉर्ड लिटन ने कुछ कराया था। इमीडिएट फैक्टर्स हैं कि एकदम से ही जो लोगों, जिसकी वजह कुछ ऐसे कारण हुए कि लोगों में एजिटेशन आई। अब ये जो है आगे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, 2 एक्ट पास हुए थे, 2 एक्ट 1878 में पास हुए थे, जिन्होंने क्या किया था, मैं इस वाले पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, दिस वन पार्ट। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो दो एक्ट्स पास किए गए थे, 2 एक्ट्स वर पास्ड, और इन एक्ट्स ने बहुत ज्यादा एकदम से लोगों के बीच में एजिटेशन कॉज किया। पहले एक्ट का नाम था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, यानी कि वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट उसका नाम था, 1878 में वो पास किया गया था। वर्नैक्युलर का मतलब मातृभाषा, प्रेस यानी कि मीडिया। इसने क्या किया, इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स। ठीक है, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया था, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। तो एक वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट पास किया गया था, जिसने क्या किया कि जो वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स थे, जो लोगों की मातृभाषा में छापे गए न्यूज़पेपर्स थे, उनको इम्पोज कर दिया, यानी कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी। उनको इंपोज नहीं किया, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी, यानी कि कुछ प्रतिबंध उनके ऊपर थोप दिए गए। इंपोज करना यानी कि थोप देना, धक्के से। ठीक है, धक्के से थोप देना। रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं प्रतिबंध, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर्स पर, उनको बैन कर दिया गया। किस एक्ट के थ्रू, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट के थ्रू, जो कि 1878 में पास हुआ था, और ये कारण बना था राइज ऑफ नेशनलिज्म में। दूसरा एक्ट क्या था, मैंने बोला 2 एक्ट से, तो दूसरा एक्ट था आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट, देखो आपकी बुक में बोल्ड भी है, और जो बोल्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्म्स एक्ट कब पास हुआ था, ये भी 1878 में ही पास हुआ था। इट फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स, बोथ दीज एक्ट्स। अच्छा, तो इसने क्या करा,
इंडियंस, इस एक्ट ने फॉरबेड कर दिया। फॉरबेड का मतलब होता है स्टॉप करना, टू स्टॉप। फॉरबेड मतलब कि स्टॉप कर देना। इस एक्ट ने इंडिया को रोक दिया, उस प्रतिबंध लगा दिया कि इंडियंस जो हैं वो आर्म्स पोजेस नहीं कर सकते। आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन्स। किसी भी तरीके का वेपन जो है वो इंडियंस पोजेस नहीं कर सकते। वो इंडियंस पोजेस नहीं कर सकते। पोजेस करने का क्या मतलब है कि ना तो वो वेपन्स को मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना उनको खरीद सकते हैं, ना उनको यूज कर सकते हैं, ना उनको ऑब्टेन कर सकते हैं, ना उनको गेट कर सकते हैं, मतलब ऑल दीज वर्ड्स, ठीक है, कि हथियारों का इस्तेमाल जो है इंडियंस यूज जो है नहीं कर सकते। तो ये एक्ट, इसने, किस एक्ट ने इंडियंस को आर्म्स पोजेस करने से फॉरबेड किया, स्टॉप किया? आर्म्स एक्ट ने। कब पास हुआ? 1878 में। किस एक्ट ने वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से। नाम से याद हो जाएगा, आर्म्स यानी कि हथियार, ठीक है, ठीक है। ये आर्म्स बाजुओं वाली आर्म्स नहीं है, ये हथियार है इसका मतलब, ठीक है। 1878 में ये दो एक्ट्स पास हुए थे एंड दीज वर द इमीडिएट कॉजेस। अब इसके बाद लास्ट फैक्टर हमने 5 पढ़ लिए। दिस इज द 6th फैक्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज लाइक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा, अगर मान लो आपको मैंने नहीं, मतलब आपका एग्जाम है, उसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या क्या कारण थे जिन्होंने नेशनलिज्म को राइज दी, तो आप इन 6 रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है दैट व्हाट वाज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट, अब देखो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो नाम है, ये जो मैंने अभी 3 शब्द बोले, इनका मतलब बता देती हूँ। इल्बर्ट क्या है? इल्बर्ट नाम है किसी पर्सन का। इल्बर्ट नाम है किसी पर्सन का। बिल क्या है? बिल कहते हैं बिल पास हुआ है, कोई लॉ पास हुआ है तो उसको ड्राफ्ट, उसका बिल पास हुआ है, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्या होती है? विवाद, इशू, किसी चीज का इशू बन जाना, कोई विवाद हो जाना, दैट इज कॉल्ड कंट्रोवर्सी। तो इल्बर्ट नाम के बंदे ने एक लॉ पास करा, एक बिल पास करा जिसको इल्बर्ट बिल बोला गया, जिसको इल्बर्ट बिल बोला गया। और उस इल्बर्ट बिल ने क्या करा? ऐसे लॉज बना दिए जिन पर वाद विवाद होने लगा। तो वो वाद विवाद जो उस बिल पर हुआ, उस बिल पर जो कि इल्बर्ट ने बनाया था, उसको, उस वाद विवाद को टुगेदरली हम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं, ठीक है। उसको इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं। अब देखो इन 1883, सन याद रख लेना, ईयर याद रख लेना, कब? 1883 में लॉर्ड रिपन्स लॉ मेंबर सर इल्बर्ट, इल्बर्ट कौन थे? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन देखो ब्रिटिशर्स का ही कोई ये था पर्सन। लॉर्ड रिपन का लॉ मेंबर, ठीक है। लॉर्ड रिपन का लॉ मेंबर यानी कि लॉर्ड रिपन के अंडर जो उनका मेंबर था जिसका नाम था सर इल्बर्ट, ठीक है। लॉर्ड रिपन का लॉ मेंबर, बस इतना आपको याद रखना है। बिल भी उसी ने पास किया, किसने? सर इल्बर्ट ने। सर इल्बर्ट जो थे उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा, एक बिल इंट्रोड्यूस करा जिसको बाद में हम इल्बर्ट बिल के नाम से जानने लगे, ठीक है। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रही हूं। 1883 में लॉर्ड रिपन नाम का जो पर्सन था, इसका एक लॉ मेंबर हुआ करता था, कानून बनाने वाला इसका एक मेंबर था, इसका एक बंदा था जिसका नाम था इल्बर्ट, सर इल्बर्ट, ठीक है। लॉर्ड रिपन के अंडर काम करता था सर इल्बर्ट। सर इल्बर्ट ने 1883 में एक बिल को इंट्रोड्यूस करा था जिस बिल को बाद में हम इल्बर्ट बिल नाम से जानते हैं, ठीक है। और उस पर जो कंट्रोवर्सी हुई, उस पर जो विवाद हुआ, उसी को हम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहते हैं। इट हैड अ प्रोविजन विच गेव इंडियन जजेस द पावर टू ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस। अब जो इल्बर्ट बिल था, इसने क्या करा? एक प्रोविजन दे दिया, यानी कि एक रूल नया लागू करा। इसने इंडियन जजेस को पावर दे दी। ये जो बिल था, इसने इंडियन जजेस को ये पावर दे दी कि आप ऐसे केसेस को भी कोर्ट में, ऐसे केसेस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे केसेस को भी फाइल किया जा सकता है जिनके अंदर यूरोपियंस भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, ठीक है। आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो इल्बर्ट बिल था उसने एक इंडियन जजेस को एक पावर दे दी, एक रूल, एक प्रोविजन निकाला गया, उसने इंडियन जजेस को ये पावर दे दी कि अब से इंडियन जजेस जो हैं वो अपने इंडिया में ऐसे केसेस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनके अंदर यदि यूरोपियन पर्सन कोई विक्टिम है, यदि यूरोप का कोई पर्सन इंक्लूड होगा तो वो आप उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि यूरोपियंस के तो ये अगेंस्ट हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या करा, इल्बर्ट बिल ने यूरोपियंस के लिए ये थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया। यूरोपियंस को लगा कि ये चीज हमारे लिए अगेंस्ट है, कि इंडियंस को क्यों पावर दे दी गई कि वो हमारे अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सके, और क्यों जजेस को पावर दी गई कि वो उस केस को आगे सॉल्व कर सकें, उस केस को आगे सॉल्व कर सकें। ये इस चीज ने क्या करा, यूरोपियन कम्युनिटी, यूरोपियन जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी उसको एजिटेट कर दिया, यानी कि उनके बीच में एक गुस्सा होने लगा, एक अशांति फैल गई एकदम से ही यूरोपियन कम्युनिटी के बीच में। उन यूरोपियन कम्युनिटी ने उस बिल को अपोज किया। उनका बिल किसने, ब्रिटिश पर्सन ने, यूरोपियन के ही पर्सन ने निकाला था, लेकिन वो ने अपने अगेंस्ट लगाने लगा कि हम तो खुद इंडिया पर रूल कर रहे हैं, लेकिन इंडियंस को तुमने एक पावर दे दी है वो भी हमारे अगेंस्ट, जो कि गलत है। किन्हें लगा? यूरोपियंस को गलत लगा। तो पूरी यूरोप की जो कम्युनिटी थी उन्होंने इस बिल को अपोज किया। दीज
these protests forced the government to withdraw the bill। अब जो पूरी यूरोपियन कम्युनिटी थी उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि क्यों इंडियंस को ये पावर दी गई, इंडियन जजेस को ये पावर दी गई कि वो हमारे अगेंस्ट जो जजेस हैं, सॉरी केस हैं, उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसकी वजह से अब जो यूरोपियन कम्युनिटी थी जो उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के आगे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि तुमने व्हाई डिड द गवर्नमेंट पास दिस बिल। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्हें अपना ये बिल वापस लेना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पावर दे दी, किनको, इंडियंस को पावर दे दी, लेकिन उस इंडियन की पावर को देकर जो यूरोपियंस थे वो खुद खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि इस तरीके से तो फिर हम इंडियंस के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, इंडियंस हमारे ऊपर एक तरीके से, उनके पास एक पावर आ गई है कि वो हमारे ऊपर उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को अपने बिल की वापसी करनी पड़ी, यानी कि अपने बिल का विथड्रॉवल करना पड़ा। इंडियंस के लिए ये एक प्रूफ था, कि वो कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से इक्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपेक्ट इक्वालिटी दे कैन नेवर। ठीक है, अब सभी के सामने ही उस बिल को वापस लिया गया। ठीक है, तो अब इंडियंस ने क्या देखा कि ये बिल यूरोपियन कम्युनिटी को पसंद नहीं आया, यूरोपियन कम्युनिटी इंडियंस को पावर नहीं देना चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने क्या करा, इस बिल को विदड्रॉ करवा दिया गवर्नमेंट से। तो ये एक प्रूफ हो गया कि हम कभी भी इक्वालिटी, एकता एक्सेप्ट नहीं कर सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कभी भी हमें एकता नहीं मिलेगी। इस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से ये चीज प्रूफ हो गई थी किनके बीच, इंडियंस के बीच, कि उनके यूरोपियन कम्युनिटी को बिल पसंद नहीं आया, उन्होंने एकदम से विदड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या था, उसने इंडियंस को पावर दे दी थी। ठीक है, तो इंडियंस के लिए ये एक प्रूफ था कि कभी भी इक्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती ब्रिटिशर्स की तरफ से। कभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यूरोपियन कम्युनिटी को, ब्रिटिश कम्युनिटी को और इंडियंस को इक्वालिटी नहीं देंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, आज मैंने आपको इसके 4 फैक्टर्स पढ़ाए हैं, और इसके बाद मैंने आपको पहले बोला था ये एक पार्ट है, दिस वन पार्ट, एक टेबल था आपके 80 पेज पर, इसको एक बार रीड कर लेते हैं एंड देन विल एंड द सेशन। ठीक है, एंड एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपकी बुक के अंदर ये एक येलो बॉक्स है, दिस इज द येलो बॉक्स इन योर बुक। ठीक है, ये एक येलो बॉक्स है आपकी बुक के अंदर, दिस वन। ये पीडीएफ में इसका कलर थोड़ा नहीं आया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा दिया हुआ, एक उनका लिखा हुआ है। ये सुरेंद्र नाथ बैनर्जी कौन थे, एक रेवोल्यूशनरी थे इंडिया के, जिनको हम राष्ट्रगुरु भी कहते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को हम राष्ट्रगुरु भी कहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को हम राष्ट्रगुरु भी कहते हैं, ऐसा आपकी बुक में नहीं मेंशन है, बट लाइक दिस इज वैसा एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, द रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी क्या कह रही हैं, द रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड लिटन हैड अरोज्ड द पब्लिक फ्रॉम इट्स एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस एंड हैड गिवन अ स्टिमुलस टू पब्लिक लाइफ। रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है, ओपोजिंग पॉलिटिकल और सोशल चेंज। ठीक है, कोई चीज जो कि सोशल चेंज को ओपोज कर रही है या पॉलिटिकल चेंज को ओपोज कर रही है, दैट इज सेड टू बी रिएक्शनरी। तो जो लॉर्ड लिटन का रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या करा है, पब्लिक को, जो पब्लिक है उसके अंदर पब्लिक को अवेक कर दिया है उसके। ठीक है, तो क्या कहा गया, लॉर्ड लिटन का जो ये रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने पब्लिक को अराइज कर दिया है, पब्लिक के अपने इन डिफरेंस के एटीट्यूड से। ठीक है, अब पब्लिक में चेंज आ गया है, वो अवेकन अप हो गए हैं और उन्होंने पब्लिक लाइफ को एक स्टिम्युलस दिया है, यानी कि एक एनकरेजमेंट दी है। किसने, रिएक्शनरी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, इन द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इवोल्यूशन का मतलब होता है इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, ग्रोथ होना। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रोग्रेस की जो ग्रोथ है, बैड रूलर्स आर ऑफन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। जो बैड रूलर्स हैं पॉलिटिकल प्रोग्रेस के अंदर, उसके विकास के अंदर, बैड रूलर्स जो होते हैं वो अक्सर एक ब्लेसिंग होते हैं इन डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है भेष, मतलब कि वो एक ब्लेसिंग होती हैं। कौन, बैड रूलर्स एक ब्लेसिंग है, लेकिन किस तरीके से, एक भेष बदलकर होते हैं। दे हेल्प टू स्टर अ कम्युनिटी इनटू लाइफ, अ रिजल्ट दैट ईयर्स ऑफ एजुटेशन वुड परहैप्स हैव फेल्ड टू अचीव। ठीक है, जो बैड रूलर्स होते हैं, ठीक है, बैड रूलर्स क्या करते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी को लाइफ में बदलने के लिए स्टर करते हैं। यहाँ पे स्टर का मतलब वो नहीं कि हमने किसी चीज को स्टर करा, उसको हिलाया, यहाँ पर स्टर का मतलब है हेल्प। हियर स्टर मीन्स हेल्प ओनली। ठीक है, कि जो बैड रूलर्स होते हैं वो एक ऐसी कम्युनिटी को एक लाइफ में बदलने में मदद करते हैं, जो कि कई सालों की एजिटेशन, कई सालों का गुस्सा भी शायद फेल हो जाए अचीव करने में। ठीक है, कि वो इस तरीके की कम्युनिटी, इस तरीके की लाइफ बना देते हैं बैड रूलर्स, कि लोगों के बीच में वो क्या कर देते हैं, उनके एटीट्यूड को बदल देते हैं। कि बैड रूलर होगा, उस बैड रूलर से लोग आजादी पाना चाहते हैं, तो उनका एटीट्यूड बदलता है, लोगों में नॉलेज आती है, लोग एनकरेज होते हैं अपनी लाइफ को लेकर। और यही कारण है कि बैड रूलर्स जो हैं एक ब्लेसिंग की तरह होते हैं, लेकिन ब्लेसिंग किस तरीके से, एक भेष में, कि एक बुरे तरीके से वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक कम्युनिटी को एक लाइफ में बदल देते हैं, और ऐसा वो इतने कम समय में कर देते हैं जो कि कई सालों का गुस्सा भी शायद ना कर सके, वो भी शायद फेल हो जाए। तो ये जो चीजें लिखी हैं उन्होंने, इट हैज वेरी डीप मीनिंग। ठीक है,
जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की ये कोटिंग है। नाउ आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने आपको 4 फैक्टर्स समझा दिए हैं, और ये जो लॉर्ड लिटन की पिक्चर है, लॉर्ड लिटन का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, किस तरीके से उनकी पॉलिसीज ने लोगों के बीच में डिस्कंटेंट किया। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं, और हमेशा एग्जाम में आते भी हैं। तो लॉर्ड लिटन के बेसिस पर आ सकते हैं कि लॉर्ड लिटन कौन थे, ठीक है। तो यहाँ के वाइसरॉय थे, पिक्चर आइडेंटिफाई करो, और कैसे क्या क्या पॉलिसीज उन्होंने निकाली थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लॉर्ड लिटन ने क्या करा था। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज को रिमूव कर दिया था, प्लस क्या करा था, अफगानिस्तान में जो वॉर हुई थी उसके लिए भी इंडिया से ही पैसे भरवाए थे, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं, आप याद कर सकते हो। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगर आया, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. So in the further sessions I'll try to will continue the chapter. Thank you for visiting, and I